हेलो फ्रेंड्स, बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जीके की सीरीज का वीडियो नंबर 8, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप एसएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या भारतवर्ष का ऐसा कोई भी एग्जाम जहाँ पे जीके जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से हमारा सेशन मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे इसी चैनल पर हमारे इस जीके जी सीरीज के अलावा डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हेल्पफुल रहती है। तो हमारे दोनों सेशन को प्रतिदिन लिया करें और अपने नॉलेज को बढ़ाया करें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? तो आपको बता दें कि गार्गी, मैत्रेयी और कपिला जो थी वह इतिहास की एक विदुषी महिलाएं थी। विदुषी मतलब बोले तो विद्वान महिलाएं थी। इन सभी का संबंध मिथिला से था। और मिथिला अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? तो मिथिला प्रेजेंट टाइम में हमारे नेपाल में स्थित है। और जैसा कि आपको पता था, केपी शर्मा ओली कहते थे कि आधा बिहार जो है वह नेपाल का पार्ट है। तो ऐसा तो बिल्कुल उनका मनसा पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अभी जो है गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ पे है? मिथिला में है। और मिथिला कहाँ पे है? अभी स्थित नेपाल में है। आपको बता दें कि इन तीनों महिलाओं के अलावा ऋग वैदिक काल में बहुत सी विदुषी महिलाएं हैं। जैसे उनमें से कुछ हैं अपाला, विश्वारा, लोपमुद्रा। ये सारे नाम आपके ध्यान में रहने चाहिए। एक तो हो गया आपके गार्गी, मैत्रेयी और कपिला, और दूसरा अपाला, विश्वारा और लोपमुद्रा। ये 6 नाम आप ध्यान में रखिएगा। और इन सब का संबंध कहाँ से था? मिथिला से था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? तो ऋग्वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई। आपको बता दें कि ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है। यानी कि बोले तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है वह ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में आपको बताएं 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं। यह 2 पॉइंट को आप याद रखिएगा। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। और कितने सूक्त होते हैं? 1028 सूक्त होते हैं। और इसकी जो रचना होती है, ये जो ऋग्वेद है, इसकी बहुत सारी बातें जो है ना वह अवशेषता से मिलती हैं। किससे मिलती है? अवेस्ता से मिलती है। ठीक है, अवेस्ता क्या है? तो अवेस्ता ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। आपसे अभी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि ऋग्वेद की अधिकतर बातें किससे मिलती हैं? तो अवेस्ता से मिलती है ऋग्वेद की अधिकतम बातें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? तो सुलभ सूत्र वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल प्रयोग में नहीं लाया गया था? तो आर्यों के द्वारा जो प्रयोग में नहीं लाया गया था वो लुहार का प्रयोग नहीं किया गया था। मैं आपको बताऊं कि प्रारंभिक आर्यों की जो सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ से मिले अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी के साक्ष्य मिले थे। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसी कारण लुहार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। लुहार कौशल का प्रयोग वहाँ पे नहीं हुआ। आपको बताया कि लुहार का यानी कि लोहे का जो परिचित हुए ये लोग उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित हुए। पूर्व वैदिक काल के लोग तांबे से परिचित थे, तो इसीलिए लुहार शब्द का प्रयोग यानी लुहार के कौशल का प्रयोग नहीं हो पाया, क्योंकि लोहा शब्द उस समय परिचित ही नहीं थे लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया? सत्यमेव जयते को उपनिषद के मुंडोपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय हो। आपको बता दें कि यह जो आपके सत्यमेव जयते है, यह सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। और सारनाथ के स्तूप पर उपनिषद मुंडोपनिषद से लिया गया था। ठीक है, भारतीय शासन व्यवस्था में यह सारनाथ के स्तूप से लिया गया। ठीक है, अगर ऐसा आपके ऑप्शन में रहे सारनाथ का स्तूप, तो उसमें सारनाथ के स्तूप को ही टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। इसमें है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यानी कि यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई है। यहाँ पर है आपका सूची 1 और इस साइड है सूची 2। और ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में मैंने आपको पीछे कुछ ना कुछ बता रखा है। इन सारे सूची में जो मैंने जिन क्वेश्चंस को रखा है, सबसे पहले आपका है अध्यक्षीय। अध्यक्षीय का क्या अर्थ होता है? तो मैंने आपको बताया था कि शक्तियों का पृथक्करण होता है इसमें। अध्यक्षीय सरकार में क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण होता है। संसदीय, तो संसदीय सरकार में क्या होता है? तो संसदीय सरकार में आपकी कार्यपालिका होती है और विधायिका होती है, और इनके बीच एक संबंध बना रहता है, बॉन्ड बना रहता है। संघीय व्यवस्था में क्या होती है? तो संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है। एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है?
शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है और संघीय व्यवस्था में अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में सत्ता की बागडोर विभाजित करके थमाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो चारों ऑप्शन है, ए का 1 से सही हुआ, बी का 2 से सही हुआ, सी का 3 से और डी का 4 से, ये चारों सही सही लिखे गए हैं, एक दूसरे के आमने सामने। अगला क्वेश्चन हमारा 7 है, संघीय सरकार में राज्य सरकारों को क्या मिलता है। तो संघीय सरकार में राज्य सरकार को संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियाँ मिलती हैं। आपको बता दें कि संघात्मक व्यवस्था में संघीय सरकार तथा इकाइयों की सरकार के बीच शक्तियों का विशिष्ट रूप से विभाजन होता है और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संघीय सरकार को वही शक्तियां प्राप्त होती है जो उसे इकाइयों द्वारा समझौते के माध्यम से दी जाती है। इसके अलावा अनिवार्य है कि यदि परिसंघ तथा राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो उसकी व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी हो। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संसदीय संविधान के अलावा प्रत्येक राज्य का एक अलग से संविधान होता है, जिस कारण वहाँ पे आपको दोहरी नागरिकता लेनी पड़ती है। एक तो आपको उस स्टेट की नागरिकता लेनी पड़ेगी जहाँ पे आप रहेंगे और दूसरा पूरे अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ेगी। जैसे कि भारत में है कि एक ही आधार कार्ड है, तो उस आधार कार्ड से आप भारत के किसी भी स्टेट पे निवास कर सकते हैं या आप बता सकते हैं कि मैं भारत के निवासी हूँ। अब वहाँ पे स्टेट का कोई लोचा ही नहीं रहता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में रहने के लिए वहाँ के स्टेट का भी आईडी प्रूफ चाहिए और आपके जो पूरे कंट्री है, होल कंट्री का भी आईडी प्रूफ रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण है सामूहिक उत्तरदायित्व। कैसे समझिए, संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि कैबिनेट परिषद में उच्च स्तरीय मंत्रियों के मौजूदगी को समूह कहते हैं। ये सामान्यतः निम्न सदन के सदस्य होते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व के अनुसार अपने काम का निर्वहन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है। तो अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति क्या होता है, तो यह विधायिका से स्वतंत्र होता है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण रहता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है तथा वह विधायिका से स्वतंत्र होता है। राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य क्या होते हैं, तो वे विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अध्यक्ष आम नागरिकों में से अपने मंत्री चुनता है और मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। विधानमंडल के प्रति उनका उत्तरदायित्व नहीं होता है। यह व्यवस्था अमेरिका और फ्रांस में लागू है, यानी कि अमेरिका एवं फ्रांस में अध्यक्षीय शासन प्रणाली लागू है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, सबसे नीला ग्रह किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए, आप अनुमान लगाइए नीला ग्रह किसे कहते हैं। आप बचपन से भी इसको पढ़ते आ रहे होंगे। चलिए, आपने अब तक तो सोच ही लिया होगा, अगर नहीं सोचा है तो मैं बता दूं कि नीला ग्रह जो है वो हम पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर पानी की बहुत अधिकता है। अगर अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो यह नीला टाइप का दिखाई देता है जल की उपस्थिति के कारण। इस कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आप मैप में भी देखिएगा तो जल वाले भाग को नीला भाग से दिखाया जाता है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा मैप को तो पता चलेगा आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थान को जोड़ा जाता है। तो समान वर्षा स्तर वाले स्थान को समवर्षा रेखाएं द्वारा जोड़ा जाता है। मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो एक निश्चित अवधि में वर्षा की समान मात्रा प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाती है उसे हम समवर्षा रेखाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो इसका आंसर तो वीडियो देख रहे हैं हर एक कैंडिडेट को पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये सब हम लोग क्लास 2-3 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है और सूर्य जो है वह पृथ्वी से लगभग 150 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है।
तो मिडनाइट सूर्य जो दिखाई देता है वह अंटार्कटिका और आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्रों में दिखाई देता है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिडनाइट सन क्या होता है? तो आपको बताऊं कि गर्मियों के मध्य में उत्तर आर्कटिक ध्रुव पर सूर्य की चमक पड़ने से मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है और ये घटना आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में घटित होती है। अगला क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन मिडनाइट सूर्य से है, यानी कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है कि जब सूर्य ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकता है तो उस स्थिति को मध्य रात्रि सूर्य के नाम से जाना जाता है और यह घटना नॉर्वे में देखी जाती है। और ऑप्शन में आपका इस तरह का क्या आंसर दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइटा के लिए असत्य है? तो बीज उपस्थित रहते हैं, यानी कि टेरिडोफाइटा में बीज उपस्थित नहीं रहते हैं। ये बीज रहित पौधे होते हैं जो कि बीजाणु का निर्माण करते हैं। इन बीजाणुओं का निर्माण स्पेंजिया में होता है, जैसे कि फर्न का पौधा और आपको बता दें एजोला का पौधा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्न में कौन सा ब्रायोफाइटस के लिए असत्य है? तो बायोफाइटस में पुष्प की अनुपस्थिति होती है। बायोफाइटस एक क्रिप्टोगेम्स बीज रहित पुष्प रहित पौधे हैं। इनमें बीज भी नहीं होती है और पुष्प भी नहीं होते। आप याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा पौधे में न बीज होता है और न ही पुष्प होता है। अभी मैंने आपको कराया कौन सा? टेरिडोफाइटस जिसमें बीज नहीं होता है और ब्रायोफाइटा जिसमें पुष्प एवं बीज दोनों नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारा 18। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक से होता है? तो कौन से द्रव का वाष्पन अधिक होता है, यानी अधिक तीव्रता से होता है? तो वो जो आपके द्रव हैं वो द्रव है आपके एल्कोहल। एल्कोहल का वाष्पन बहुत ही तीव्रता से हो जाता है। अगर बात करें हम कि यदि किसी द्रव का क्वथनांक कम होता है तब वह शीघ्रता से वाष्पीकृत होता है। अल्कोहल का क्वथनांक 79 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का क्वथनांक 79 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इसमें दिए गए विकल्पों से सबसे कम है। तो जिसका क्वथनांक आप याद रखिए, जिसका क्वथनांक कम होगा उसी का वाष्पन तेजी से होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस जोन गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग होता है। यह ज्वाला का सबसे बाह्यतम भाग होता है। इसी कारण किसी ज्वाला में सटने पर, किसी भी ज्वाला में सटते हैं, लौ में सटते ही हमें गर्मी की अनुभूति होती है, ज़्यादा जल जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका परमाणु द्रव्यमान 12, कार्बन के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो आप सबको एक सूत्र पता होगा कि परमाणु संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या कितनी है? 6। तो पूछ क्या रहा है? प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।